हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डेफमेशन। बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये डिस्कस किया जाता है कि डेफमेशन क्या है। ये सारा का सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि टॉर्ट्स के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफमेशन क्या होता है? डेफमेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है डेफमेशन। इसमें क्या होता है? It protects an individual's reputation from false and malicious statements। कि ये आपकी इंडिविजुअल की या किसी कंपनी की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है डेफमेशन, ताकि कोई आपके बारे में झूठी खबरें ना फैला दे। ठीक है, कोई ऐसी खबरें ना फैला दे जो आपकी जो रेपुटेशन है उसको हर्ट करें। इन इंडिया द राइट टू रेपुटेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में ये जो राइट टू रेपुटेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंदर आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जितना इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ है उतना ही इंपॉर्टेंट राइट टू रेपुटेशन भी है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 19 के अंदर देखें तो ये गारंटी करता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बारे में भी जो मर्जी बोलते रहो। समझ की बात? दस डेफेमेशन लॉ बैलेंसेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन। तो डेफेमेशन का लॉ ये बैलेंस बना के रखता है कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में ये ना हो कि जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी बोलते रहो। उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो है जो डेफेमेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन is a publication of a false statement about a person without lawful justification, which tends to injure the reputation of that person in the eyes of society। Simple words में defamation होता है किसी के बारे में false statement दे देना। ठीक है, और जिसकी कोई भी जो लॉफुल जस्टिफिकेशन ना हो और जिसके बारे में आपने दी है उसकी रेपुटेशन जो है सोसाइटी की टर्म्स में रेपुटेशन उसकी गिर जाए, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना। ठीक है, अब इसेंशियल्स ऑफ डेफमेशन। डेफमेशन में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, क्या इसेंशियल्स हैं? स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। डेफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी की जो है बदनामी हो। अगर आपने किसी की तारीफ कर दी तो कोई डेफमेशन का केस नहीं ठोकेगा। समझ की बात? अ स्टेटमेंट इज defamatory if it lowers the persons in the estimation of right thinking members in the society। जो सोसाइटी में राइट थिंकिंग के लोग हैं, सही सोच के लोग हैं, अगर उनकी नज़र में अगर किसी की बेइज्जती करना, किसी को लेट डाउन करना, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल दी आपने और वो स्टेटमेंट डेफेमेटरी के केस में तभी कंसिडर की जाएगी जब आम नॉर्मल इंसान की आइज़ के सामने मतलब उनकी आंखों के आगे या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि नॉर्मल बंदा ये सोच रहा है कि ये तो इसकी बेइज्जती होगी। समझ गई बात? तो स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। अगर किसी की तारीफ कर दी तो कोई डेफेमेटरी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जिसने केस ठोका हुआ है, जो कि केस डाल रहा है डेफेमेशन का, उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। अब बोला किसी और ने, बोला किसी और के खिलाफ, मैं मुंह उठा के डेफमेशन का केस लगा दूं, वो नहीं माना जाएगा। द डेफमेटरी वर्ड्स मस्ट बी अंडरस्टूड एज रेफरिंग टू द प्लेंटिफ इवन इफ नॉट डायरेक्टली नेम्ड। अगर उसका डायरेक्टली नाम नहीं भी लिया और उसकी बदनामी हो रही है तभी वो डेफमेशन का केस डाल सकता है। अगर किसी और का नाम लिया और कुछ बोला ही नहीं तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। वो स्टेटमेंट पब्लिश्ड होनी चाहिए। पब्लिश का मतलब छपी हुई या किसी से मुंह से निकला हुआ वर्ड्स जो किसी ने सुना हो, इस टाइप। कम्युनिकेशन ऑफ द डेफामेटरी मैटर टू एटलीस्ट वन पर्सन अदर देन द प्लेंटिफ इज नेसेसरी। अब मान लो मैं और मेरा फ्रेंड बैठ गया या मैं और कोई और पर्सन बैठ गए, उसने मेरे मुंह पे मेरे को 100 गालियां निकाल दी, मगर इसका सबूत तो नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा तो किसी और बंदे ने भी वो सुनी हुई होनी चाहिए, तभी तो उसकी आइज में मेरी वैल्यू गिर जाएगी ना। तो स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब कम से कम एक बंदा तो होना ही चाहिए ना जिसने वो बातें सुनी हो या वो पब्लिकेशन पढ़ी हो जो मेरे बारे में गलत मलत छपा है। समझ गई बात? तो एक पर्सन तो होना ही चाहिए। तो मेरे अलावा या जिसने बोला उसके अलावा कोई और भी होना चाहिए जिससे मेरे को लगे कि मैं कोर्ट को कहूँ कि देखो जी उससे भी पूछ लो, मेरी तो बदनामी होगी। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ डेफामेशन। ठीक है, सबसे पहले लाइबल। लाइबल क्या है? अ रिटन और प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेफामेशन
फॉर एग्जाम्पल इन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, कैरिकेचर्स वगैरह वगैरह। रिटर्न स्टेटमेंट होती है इसमें, परमानेंट इन नेचर होती है, जो एक बार आपने छाप दिया वो तो दिखता ही रहेगा, ठीक है। दे आर एक्शनेबल पर से, मीन्स नो नीड टू प्रूव डैमेजेस। एक्शनेबल पर से का मतलब डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत थोड़ी ना है, सीधा ही पता लग रहा है इसने मेरे खिलाफ छाप दिया, जो कि मैं हूं ही नहीं। समझ की बात। उसके बाद आ जाता है सिलेंडर। इसमें क्या होता है, अ स्पोकन और जेस्चर्ड फॉर्म ऑफ डेफेमेशन, कि आपने या तो बोल दिया मुंह से, या फिर आपने कोई ऐसे इशारे कर दिए कि वो ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना, ठीक है, जिससे कि आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। ये क्या होता है, टेम्परेरी इन नेचर, क्योंकि ये तो छपा नहीं, जिसने बोला वो तो थोड़े दिनों बाद तो लोग भूल जाएंगे। नॉट एक्शनेबल पर से अनलेस इट कॉजेज स्पेशल डैमेज। तो अगर आपको स्पेशल डैमेज हो रही है तभी आप डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं, नहीं तो डेफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये एक्शनेबल पर से नहीं होता। इसमें जो है लेस डैमेजेस होती हैं, क्योंकि अगर किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया और उसका सबूत ही नहीं निकला, वो तारीख पे तारीख चलती रहेगी कोर्ट में, और इतना ज़्यादा जो है आउटपुट नहीं निकलेगी अनटिल और अनलेस हमारे पास कोई प्रूवन फैक्ट्स ना हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेफेमेशन अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंडर डेफेमेशन क्या है। इन इंडिया डेफेमेशन कैन गिव राइज टू सिविल लाइबिलिटी, आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी आ सकती है। अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो भी डैमेजेस हैं या कंपनसेशन है वो भरनी पड़ेगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ सकती है अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। तो अंडर सेक्शन 499 आईपीसी ये डिफाइन करती है कि डेफेमेशन होता क्या है, और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब्स करती है कि पनिशमेंट अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। तो अगर आप किसी के बारे में गलत मलत बोल रहे हैं तो ये बात याद रखें कि अगर आपने पहले का बोला हुआ है, अब तो बीएनएसएस आ गए हैं वगैरह वगैरह, तो आईपीसी के अंडर इसकी 2 साल की सजा और फाइन, या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं। अब डिफेंसेस क्या हैं डेफेमेशन के, आप डेफेमेशन के केस से कैसे बच सकते हो। डेफेमेशन से बचने का तरीका, डेफेमेशन लॉ रिकॉग्नाइजेस सर्टेन डिफेंसेस। सबसे पहला ट्रूथ, अगर आपने सच्चाई बोली है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट इज वैलिड डिफेंस। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपने बोल दिया कुछ और वो सच्चाई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी है राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ, 1989 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रूथ पब्लिश्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डेफेमेशन। तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई ट्रूथ था और पब्लिक इंटरेस्ट में बोला तो ये कोई डेफेमेशन नहीं है, ठीक है। फेयर कमेंट, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है। आप कह दो फलां फलां कंपनी है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है और इसके पोल्यूशन क्रिएट करने से इतने लोगों को नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह, इस टाइप का फेयर कमेंट करते हो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आपके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं होगा। केस इसका एक केस मैंने लिखा हुआ है, टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस ग्रीन पीस इंटरनेशनल, 2011 में आया था। अ पैरोडी वीडियो क्रिटिसाइजिंग टाटास प्रोजेक्ट वाज हेल्ड एज फेयर कमेंट। टाटा के प्रोजेक्ट के ऊपर किसी ने वीडियो डाल दिया, अब उसके ऊपर टाटा सन्स ने केस कर दिया कि भाई डेफेमेशन का केस, हमारी कंपनी की बदनामी हो रही है। तो वो तो एक फेयर कमेंट था, उसके ऊपर कोर्ट ने कह दिया ये फेयर कमेंट है, तो भाई कोई डेफेमेशन का मामला नहीं बनता। नेक्स्ट, प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, स्टेटमेंट्स मेड इन पार्लियामेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इनमें एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है। आप जो मर्जी बोलो, आपके ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हो कि पार्लियामेंट वगैरह में कुछ ना कुछ किसी ना किसी के खिलाफ कोई ना कोई बोलता ही रहता है। उसके बाद क्वालिफाइड प्रिविलेज, स्टेटमेंट्स मेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटी प्रोवाइडेड नो मैलिस। कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी को गिरफ्तार कर लिया और उसने कोई इंटरव्यू दे दिया कि मैंने ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया इसको, इसने ये किया वो किया, तो उस पर डेफेमेशन केस नहीं होगा। नेक्स्ट, कंसेंट, इफ द प्लेंटिफ कंसेंटेड टू पब्लिकेशन इट इज़ नॉट डेफेमेशन। जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेने गए, उन्होंने आपको खुद सारी बातें बोली और आपने वो जब इंटरव्यू में छाप दी तो वो उसने डेफेमेशन का केस डाल दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद बताई हैं आपको वो बातें। नेक्स्ट, इनोसेंट डिसेमिनेशन, सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बुक्स और न्यूज़पेपर्स हु हैड नो नॉलेज ऑफ डेफामेटरी कंटेंट आर नॉट लायबल। किसी ने किसी के खिलाफ गलत बात बोल दी, छाप दी, आप तो भाई पब्लिशर हो, आप तो बुक सेलर हो, तो आपके ऊपर थोड़ी ना डेफेमेशन का केस आएगा, जिसने वो लिखा है उसके ऊपर आएगा। समझ की बात। अब इसकी कुछ केस स्टडीज है। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द क्रिमिनल डेफेमेशन, जो है उसकी क्रिमिनल डेफेमेशन के बारे में उसने बोला था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था राइट टू रेपुटेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। हर एक को राइट है कि भाई उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, एंड इट कैन नॉट बी अलाउड टू बी क्रूसिफाइड
एट द ऑल्टर ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की बंदे की या उसकी कंपनी की रेपुटेशन की आप धज्जियां उड़ा दो, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ लिमिटेशंस है जिसमें डेफेमेशन भी आ जाता है। नेक्स्ट, राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू पब्लिश अ लाइफ स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में आता है कि आप किसी की लाइफ स्टोरी छाप दो, ये नहीं हो कि लाइफ स्टोरी छापी आपने किसी की और उसने बाद में डेफेमेशन केस डाल दिया। हाउएवर, पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स डैमेजिंग रेपुटेशन वुड अमाउंट टू डेफेमेशन। बट अगर आपने कोई गलत बात, उसकी गलत लाइफ स्टोरी दिखा दी कि वो ऐसा करता था, वैसा करता था, ऐसा किया उसने, वैसा किया, वो डेफेमेशन के जो है उसमें आ जाता है प्रीव्यू में। नेक्स्ट, एक और केस है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, though primarily about striking down Section 66A of IT Act, that is, sending offensive messages online. ये एक crime है. The court emphasized that freedom of speech is subject to reasonable restrictions, including defamation under Section 19, subsection 2. Simple words में आप किसी को ऐसे ऑफेंसिव मैसेजेस भेज देते हो और किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज में भी टाइप कर देते हो, वो भी डेफेमेशन आ जाएगा। तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एस खुशबू वर्सेस कन्नियामल 2010 का केस है। एक्ट्रेस खुशबू रिमार्क्स ऑन प्री मैरिटल सेक्स वर क्रिटिसाइज्ड एज डेफेमेशन। तो एक्ट्रेस है खुशबू, उसने कह दिया कि लोग शादी से पहले भी कर लेते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करके किसी ने डेफेमेशन का केस डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन आर डेफेमेटरी। ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन सोशल इश्यूज इज नॉट डेफेमेटरी, कि सोशल इश्यूज पे कोई बात कर देना वो डेफेमेटरी नहीं होता। आजकल एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चली हुई है, दैट इज डेफेमेशन एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिख देना। विद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेफेमेशन लॉ फेसेस न्यू चैलेंजेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से, सोशल मीडिया आने से डेफेमेशन में कई नए चैलेंजेस आ गए हैं। ऑनलाइन पोस्ट्स, ट्वीट्स, वीडियोस, मेमेज एंड व्हाट्सएप फॉरवर्डेड्स, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, मे अकाउंट फॉर डेफेमेशन इफ दे डैमेज अ पर्सनस रेपुटेशन। अगर किसी भी पर्सन की रेपुटेशन डैमेज होती है इन सारी चीज़ों से, तो वो डेफेमेशन के प्रीव्यू में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलेटिंग अ फॉल्स रूमर about the person's character on WhatsApp may invite both civil and criminal liability। तो सिविल लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ जाएगी, तो ऐसा मत करें, ठीक है। अब रेमेडीज क्या है डेफेमेशन के लिए? रेमेडीज, पहला सिविल रेमेडीज, तो इसमें सबसे पहला डैमेजेस, मॉनिटरी कंपनसेशन फॉर हार्म ऑफ रेपुटेशन। अगर रेपुटेशन खराब हुई है तो भाई मॉनिटरी डैमेजेस, पैसे पूसे दे के छुटकारा करो अपना। नेक्स्ट है इंजंक्शन, स्टे कर देना। कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग फर्दर पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेटरी कंटेंट। कोर्ट में ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भाई ये जो कंटेंट है इसको फर्दर आप टीवी पे या मीडिया पे मत दिखाएं, क्योंकि स्टे लगा देती है कोर्ट के भाई इससे किसी की रेपुटेशन को डैमेज मिल रही है। नेक्स्ट, अपॉलॉजी और रिट्रैक्शन, इट इज इशूड बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कह देता है कि भाई गलती हो गई, माफ करो, ठीक है, माफी मांग ले, अपॉलॉजी कर ले। नेक्स्ट, क्रिमिनल रेमेडी, ये तो थी सिविल रेमेडी। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, दैट इज अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। तो क्रिमिनल रेमेडी तो यही, उसको चक्के जेल में डाल दो और फाइन लगाओ, ठीक है, या दोनों के दोनों करो। अब कंक्लूड करते हैं, डेफेमेशन लॉ इन इंडिया एंश्योर्स अ बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड द राइट टू रेपुटेशन। तो डेफेमेशन लॉ एक बैलेंस क्रिएट करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और राइट टू रेपुटेशन भी है। ये ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में रेपुटेशन का बैंड बजा दे कोई आके। वाइल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन is vital in a democracy, malicious attacks on person's reputation are not protected, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होती है, तो अगर मेलिशियस एक्ट जो रेपुटेशन पे मेलिशियस एक्ट किया, अटैक किया किसी का, तो उसको तो बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी हर एक को, तो डेफेमेशन नहीं हुआ, फिर तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा। Courts in India have consistently upheld this balance, especially in the era of digital communication। तो कोर्ट्स ने काफ़ी जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया है इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने का। किसके बीच में? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में, और जो पर्सन्स की रेपुटेशंस है उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखा है डेफेमेशन के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।